एपिसोड 16 आसमान से पूरे चांद को ही ले आया है। अब आगे। हॉल में बहुत सारे लोग थे पर अंदर कोई भी रिपोर्टर नहीं थे। सभी के हाथ में वाइन की ग्लास थी और सभी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तनिष्क के अंदर जाते ही सभी की नज़र तनिष्क पर जाता है और सभी तनिष्क को देखने लगते हैं। वहां खड़े जितने भी बिजनेसमैन थे सभी तनिष्क से बातें करना चाहता था, उसके साथ काम करना चाहता था। कोई यह चाहता था कि तनिष्क उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करे। सभी को पता था तनिष्क जैसे आदमी जो इतने बड़े बिजनेसमैन है, अगर तनिष्क का हाथ एक बार उनके ऊपर आ गया तो उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वही वहां खड़ी सारी लड़कियां अपने हवस भरी और लालची आंखों से तनिष्क को घूर रही थी और शनाया को देखकर सबको जलन हो रही थी। वही शनाया सारी लड़कियों को ऐसे खुद से जलते देख अपने में ही बहुत प्राउड फील करती है और तनिष्क का हाथ कस के पकड़ लेती है और अपने बालों को अदाव से अपने चेहरे से हटाते हुए तनिष्क के साथ चलने लगती है। तनिष्क जाकर एक ग्रुप में बैठ जाता है जहां पर 4 लोग पहले से बैठे थे। मिस्टर सिंघानिया, हाउ आर यू? एक आदमी जो दिखने में फॉरेन का लग रहा था वह तनिष्क को देखते हुए कहता है। उस आदमी के पूछने पर तनिष्क उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरता है तो वह आदमी सहम जाता है और इधर उधर देखने लगता है। वही दूसरा आदमी बात को संभालते एक फाइल आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, आप इसे पढ़कर साइन कर दीजिए। तनिष्क उस फाइल को लेता है और पढ़ने लगता है। वही शनाया जो तनिष्क के पास ही बैठकर चारों ओर देख रही थी। फाइल को पूरा पढ़ने के बाद तनिष्क उस फाइल को टेबल पर पटक देता है और कहता है, यहाँ पर मेरा शेयर कम है, मुझे 70% शेयर चाहिए। पहले 50% से 70% करो फिर आना साइन कराने। इतना कहकर तनिष्क उठने लगता है तो दूसरा आदमी कहता है, बट मिस्टर सिंघानिया, हम आपको 50% दे रहे हैं और हम 50% ले रहे हैं। अगर हम आपको 70% दे देंगे तो हमारे लिए सिर्फ 30%। तो मैं क्या करूं? अगर तुम्हें ये कंडीशन मंजूर है तो मैं इस पर साइन कर दूंगा, अगर नहीं है तो। तनिष्क की बात सुनकर वह आदमी कुछ कहता उससे पहले एक और आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, हमें मंजूर है, आप पार्टी एंजॉय कीजिए। हम 1 घंटे में न्यू कॉन्ट्रैक्ट तैयार करके लाते हैं जिसमें आपका 70% होगा। उस आदमी की बात सुनकर तनिष्क कुछ नहीं कहता और वहां से उठकर चला जाता है और साथ में शनाया भी। तनिष्क के जाते ही तीनों आदमी उस आदमी को घूमने लगते हैं और एक आदमी कहता है, तुम पागल हो गए हो, 70% हमारे लिए बस 30% बचेगा और हम 4 लोग हैं। पर यह भी तो सोचो, अगर तनिष्क सिंघानिया का हाथ हमारे ऊपर होगा तो हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर जितने भी बिजनेसमैन हैं ना, सब के सब तनिष्क सिंघानिया से बस एक छोटे से मीटिंग के लिए तरस जाते हैं जो हम कर पाए हैं और उसे ऐसे ही हम जाने दे। उस आदमी की बात सुनकर बाकी तीनों आदमी भी उसके पॉइंट को समझ पाते हैं और अपना सिर हाँ में हिलाते हुए अपना सहमति जाना देते हैं। वही तनिष्क और शनाया एक जगह पर खड़ी थी। शनाया बिल्कुल तनिष्क से चिपकी हुई खड़ी थी और तनिष्क के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह वाइन का ग्लास अपने हाथ में लेकर अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। वहां पर सभी तनिष्क को देख रहे थे और सभी तनिष्क से बातें करना चाहते थे, पर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह तनिष्क के पास आकर तनिष्क से बातें करे, क्योंकि सबको पता था तनिष्क का नेचर कैसा है। तनिष्क अपने फ़ोन में ही बिजी था, तभी उसके कान में कुछ लड़कों का बातें सुनाई देता है। वाओ, सी लुक्स डैम हॉट, कितना सेक्सी है यार, शायद ये ऋषि मित्तल का गर्लफ्रेंड है। आसमान से पूरे चांद को ही ले आया है इस ऋषि ने। अगर यह मुझे मिल जाए ना तो माँ कसम मैं तो अपना जान भी लुटा दूं इस पर। ये सब बातें सुनकर तनिष्क को थोड़ा अजीब लगता है, पर फिर वह इन सब बातों को इग्नोर कर देता है। पर तभी उसके कान में शनाया की बात सुनाई देता है, प्राची, ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? और वह भी ऋषि के साथ। यह ऋषि के पार्टनर बनकर आई है। शनाया को बहुत जलन हो रही थी क्योंकि कुछ देर पहले सारे लड़के उसके पीछे लट्टू थे, बस स्पॉटलाइट में थी, पर अब सभी का नज़र प्राची पर था, उसे कोई अब देख भी नहीं रहा था। शनाया की बात सुनकर तनिष्क सामने देखता है तो उसका पकड़ वाइन ग्लास और अपने फ़ोन में कस जाता है और उसके आंखें लाल हो जाता है और वह गुस्से में सामने देखने लगता है। सामने ऋषि और प्राची आ रही थी। प्राची जिसके चेहरे पर एक स्माइल थी जो उसके खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी, और ऋषि जिसका हाथ प्राची की कमर पर था। ऋषि के चेहरे पर भी एक अलग ही चमक और स्माइल था। तनिष्क गुस्से में ऋषि के हाथ को घूरने लगता है जो प्राची की कमर पर है। प्राची चारों ओर देख रही थी, तभी उसकी नज़र साइड में खड़े तनिष्क और शनाया पर जाती है और उन दोनों को इतने पास देख प्राची अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। उसे बहुत ही बुरा लगती है। प्राची को ऐसे अचानक उदास होते देख ऋषि अपने चेहरे को प्राची के चेहरे के पास करके, ब्यूटी ऐसे मुंह लटका के मत रहो प्लीज, मेरा प्रेस्टीज का सवाल है, स्माइल करो, अपने चेहरे से स्माइल मत जाने दीजिए। ऋषि की बात सुनकर प्राची के चेहरे पर फिर से स्माइल आ जाती है और वह स्माइल करते हुए ऋषि को देखती है तो ऋषि भी स्माइल कर देता है। वही उन दोनों को इतने पास देखकर तनिष्क का पकड़ वाइन ग्लास में और अपने फ़ोन में इतना ही कस गया था कि तनिष्क के हाथों की नसें दिखाई दे रहा था।
वही शनाया जो तनिष्क के पास उससे चिपक के खड़ी थी, अचानक उसे बहुत ही ठंडा सा फील होती है, तो वह अपने चेहरे को ऊपर करके तनिष्क को देखती है जो गुस्से में ऋषि और प्राची को घूर रहा था। तनिष्क को ऐसे गुस्से में उन दोनों को घूरते देख शनाया डेविल स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, लगता है आग लग गया, अब मुझे घी डालनी होगी अच्छे से ताकि तनिष्क के दिल में जो नफरत है इस लड़की के लिए वह और बढ़ जाए। बेबी ये दोनों इतने पास है और प्राची तो मुस्कुरा कर भी बात कर रही है, यह इसके साथ तो तुम्हारी शादी होने वाला है ना। आई थिंक ये और ऋषि रिलेशन में है, कितने क्लोज है ये दोनों, और ऋषि का हाथ भी देखो उसकी कमर पर है, पर अगर वह इसके साथ रिलेशन में है तो तुम्हारे साथ शादी क्यों करना चाहता है। शनाया की बातें सुनकर तनिष्क और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका पकड़ इतना मजबूत हो जाता है कि वाइन का गस टूट जाता है और उसके हाथ में कहाँ चुभ जाता है और उसके हाथ से खून आने लगता है। तनिष्क के ऐसा करते ही शनाया भी डर जाती है और तनिष्क से दूर खड़ी हो जाती है और साइड में खड़े सभी तनिष्क से दूर हो जाता है। अब वहां पर डर का माहौल बना हुआ था। प्राची जो तनिष्क को देख भी नहीं रही थी और चारों ओर देख रही थी, वही ऋषि जो चारों ओर देखते हुए तनिष्क को ढूंढ लेता है और प्राची को लेकर तनिष्क के ओर ही बढ़ने लगता है। एपिसोड 17 प्राची के साथ जबरदस्ती। अब आगे ऋषि प्राची को लेकर तनिष्क और शनाया के पास जाता है। प्राची जो अभी भी चारों तरफ देख रही थी, अचानक उसे ठंड लगने लगती है, जिससे वह सामने देखती है तो वह तनिष्क के बिल्कुल सामने खड़ी थी और तनिष्क गुस्से में उसे घूर रहा था। प्राची की नज़र तनिष्क के चेहरे से होते हुए उसके हाथ पर जाती है जहां से खून टपक रहा था और कांच भी चुभे हुए थे। तनिष्क के हाथ को देख प्राची जल्दी से तनिष्क के पास जाके उसके हाथ को अपने हाथ में ले लेती है और उसके हाथ को देखते हुए, ये कैसे हुआ, यहाँ से तो बहुत खून निकल रही है। ऋषि को देख जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स। प्राची इतना ही कह पाई थी कि इतने में तनिष्क अपना हाथ हटा लेता है और उसी हाथ से प्राची की कलाई को पकड़ लेता है और गुस्से में, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें मैंने बाहर रहने को कहा था ना, या फिर घर चले जाते। तनिष्क और प्राची को ऐसे देख ऋषि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तनिष्क को देखते हुए पूछता है, तनिष्क तू ब्यूटी को ऐसे क्यों ट्रीट कर रहा है, और वह मेरे साथ आई है, बाहर खड़ी थी अकेले और रो रही थी, मुझे अच्छे से नहीं पता कि क्या हुआ और मेरे पास कोई पार्टनर भी नहीं था तो मैं इसे लेकर आ गया। पहले तो राजी ही नहीं हो रहा था मेरे साथ आने को, पर फिर बहुत मुश्किल से मनाया। ऋषि की बात सुनकर तनिष्क का पकड़ प्राची के हाथ में कस जाता है, जिस वजह से तनिष्क के हाथों में लगा कांच प्राची के हाथ में भी चुभ जाते हैं और प्राची के हाथ से भी खून टपकने लगता है। अब एक साथ प्राची और तनिष्क दोनों के हाथों से खून बह रहा था और देखकर यह समझना मुश्किल था कि खून किसका है। प्राची अपने दर्द को सहते हुए वहीं खड़ी थी और अपने सिर को नीचे झुकाई हुई थी। तनिष्क गुस्से में ऋषि को देख कुछ कहने ही वाला था, तभी उसका नजर आसपास जाता है और आसपास देखते हुए तनिष्क प्राची का हाथ छोड़ देता है और उसे ऋषि के ओर धक्का देकर, मैंने भी देखा था जब अंदर आ रहा था तब ये रो रही थी, बाहर पार्टी में आना चाहती थी, पर मेरे साथ तो मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं इसे क्यों लाता, अच्छा हुआ आया, कभी ऐसा पार्टी देखा नहीं तो तेरे साथ आकर देख तो ली। तनिष्क की बात सुनकर प्राची की आंखें नम हो जाती है, पर वह किसी तरह अपने आंसुओं को छुपाते हुए ऋषि को देख, ऋषि जी मैं थोड़ी वॉशरूम होकर आती हूँ। इतना कहकर प्राची जल्दी से वहां से वॉशरूम ढूंढते हुए हॉल से बाहर निकल जाती है। प्राची को ऐसे बाहर जाते देख तनिष्क उसे घूर के देखने लगता है, तभी ऋषि भी अपने गर्दन पर हाथ फिराते हुए, तनिष्क मुझे भी कुछ काम है तो मैं भी चलता हूँ, थोड़ी देर बाद आता हूँ, ओके एंजॉय। इतना कहकर ऋषि प्राची के पीछे पीछे चला जाता है। ऋषि को प्राची के पीछे जाते देख शनाया फिर से तनिष्क के पास आ जाती है और कहती है, बेबी तुमने ऋषि से यह क्यों नहीं कहा कि उसके साथ तुम्हारी शादी फिक्स हुई है। अगर तुमने ये कह दिया होता तो ऋषि उस लड़की से बच जाता, ये लड़की शायद ऋषि को फंसा रहा है, देखा नहीं कैसे बहाना बनाकर यहाँ से चली गई, और मैंने देखा उसने ऋषि को कुछ इशारा किया, उसके बाद ही ऋषि उसके पीछे गया, जरूर ये दोनों अब रूम में अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगा। शनाया की बात सुनकर तनिष्क गुस्से में शनाया को घूरता है और तनिष्क को ऐसे देखते देख शनाया भी डर से कांप जाती है और अपनी सिर झुकाकर उससे 2 कदम दूरी पर चली जाती है। प्राची वॉशरूम ढूंढते ढूंढते एक रूम में जाती है और उस रूम के वॉशरूम में जाकर अपने चेहरे को देखती है। अब तक प्राची के आंखों में आंसू आ गए थे। प्राची आईने में खुद को देखते हुए, तू नहीं रोएगी प्राची, तुझे तो पता है ना कि तेरे साथ यह सब होगा, पर फिर भी तू इतने आगे तक आई है तो अब तू नहीं रोएगी। यह शादी किसी भी हाल में होनी चाहिए, यह शादी नहीं रुकनी चाहिए। इतना कहकर प्राची की नज़र अपने हाथ में जाती है जहां पर कुछ कांच चुभी थी और अभी भी खून टपक रही थी। इसे देख प्राची के चेहरे पर एक दर्द उभर आती है। फिर से आईने में खुद को देख अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारती है, तभी अचानक वॉशरूम का डोर ओपन होता है और जब प्राची पीछे मुड़कर देखती है तो ऋषि था जो प्राची को ही देख रहा था। ऋषि जी आप यहाँ पर, आप क्यों यहाँ आए हैं? मैं थोड़ी देर में आ रही थी। ब्यूटी हम अब पार्टी में नहीं जा रहे हैं, पार्टी में जाने के लिए मैं यहाँ नहीं आया।
ऋषि प्राची के पास आते हुए कहता है। ऋषि की बात सुनकर प्राची को कुछ ठीक नहीं लगती और उसे ऋषि की आंखों में अपने लिए कुछ अजीब देखकर वो डर जाती है और पीछे जाते हुए, ऋषि जी आप। प्राची और कुछ कहती उससे पहले ऋषि उसकी हाथ पकड़ लेता है और प्राची को अपने पास खींचकर प्राची के गर्दन पर किस करने लगता है। प्राची ऋषि को खुद से दूर करने की बेतहाशा कोशिश कर रही थी। किसी तरह ऋषि को खुद से दूर करके प्राची वॉशरूम से बाहर आ जाती है और डोर की तरफ भागती है। पर प्राची डोर तक पहुंच पाती उससे पहले ऋषि प्राची का हाथ पकड़ लेता है और उसे घुमा के सामने फ्लोर पर फेंक देता है, जिससे प्राची को दर्द होती है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। ऋषि अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल लेकर प्राची के और अपने कदम बढ़ाने लगता है और प्राची डरते हुए सरकते हुए पीछे जाने लगती है। प्लीज़ ऋषि जी मुझे जाने दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। प्राची के इतना कहते ही ऋषि बिल्कुल प्राची के पास आ जाता है और प्राची को अपनी गोद में उठाकर बेड पर ले जाकर पटक देता है और खुद उसके ऊपर आकर प्राची को बेड पर दबाते हुए सिडेक्टिव वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें कैसे जाने दूं ब्यूटी। जब से तुम्हें देखा है ना, सच कह रहा हूँ, तन बदन में आग लगा हुआ है बस तुम्हें पाने के लिए, और अब तुम मेरे पास हो, यह मौका मैं कैसे हाथ से जाने दूं। बस आज रात मेरा हो जाओ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ जिंदगी भर मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा, तुम्हें कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, बस तुम मुझे खुश कर देना हमेशा। इतना कहकर ऋषि प्राची के गर्दन पर किस और वाइट करने लगता है, जिससे प्राची की चीखने लगी। वह लगातार ऋषि से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और रो रही थी। प्राची के नेक पर किस करते हुए ऋषि प्राची को पलटा देता है और कृतिका के गोरे पीठ को देखने लगता है और अचानक ही वह प्राची की पीठ पर किसी जानवर की तरह टूट पड़ता है। कृतिका लगातार चिल्ला रही थी, रो रही और ऋषि से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर ऋषि जो इस वक्त एक हैवान बन चुका था उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। एपिसोड 18 प्राची कहाँ है। अब आगे ऋषि प्राची को पलटता है और उसके जख्मी कलाई को पकड़ता है, जिससे प्राची के हाथ में एक तेज दर्द होती है और उसकी चीख निकल जाती है। प्राची ऋषि को अपने ऊपर से धक्का देने लगती है, पर ऋषि उसके दोनों हाथों को पकड़, कोई फायदा नहीं है ब्यूटी, तुम मुझसे बच नहीं सकती, क्यों कोशिश कर रहे हो, आज तुम्हें मेरे होने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर ऋषि प्राची के होठों की ओर बढ़ने लगता है। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, 2 दिन बाद मेरी शादी है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। शादी होगी ना तुम्हारी मेरे साथ, मुझे नहीं पता किसके साथ तुम्हारी शादी है, पर जिसके साथ भी हो, जब उसे पता चलेगा कि तुम किसी और के साथ रात बिता कर आए हो तो वह तुमसे शादी नहीं करेगा, पर डोंट वरी, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ ब्यूटी। इतना कहकर ऋषि प्राची के होठों की ओर बहने लगता है। प्राची अपने सिर को इधर उधर हिला रही थी, जिससे ऋषि को गुस्सा आ जाता है और वह प्राची के बालों को कसकर पकड़ उसके होठों पर अपना होंठ रखने ही वाला था, पर तभी धड़ाम से डोर के खुलने की आवाज आता है। आवाज सुनकर ऋषि गुस्से में प्राची के ऊपर से उठता है और चीरते हुए कहता है, इस टाइम कौन आया है, बाहर देखा नहीं, डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा हुआ है, इडियट लोग। इतना कहकर ऋषि गुस्से में डोर की तरफ देखता है तो वहां पर कोई खड़ा था, पर अंधेरे की वजह से वह साफ नहीं देख पा रहा था कि कौन है। वही ऋषि के उठते ही प्राची जल्दी से उठ बैठती है और अपने ऊपर चादर को लपेट लेती है और वह भी सामने देखती है। वह शख्स 2 कदम आगे आता है तो उसका चेहरा दिखता है, जिसके चेहरे पर इस वक्त इतना गुस्सा था कि लग रहा था वह अभी सब कुछ तबाह कर देगा। ये कोई और नहीं तनिष्क था। तनिष्क को इतने गुस्से में देख ऋषि भी डर से कांप जाता है और प्राची रोते हुए उठ खड़ी होती है और तनिष्क के पास दौड़ती हुई जाकर उसे गले लगा लेती है और बेतहाशा रोने लगती है। तनिष्क एक बार खुद को हक किए रो रहे प्राची को देखता है और फिर गुस्से में ऋषि को देखता है तो ऋषि तनिष्क को समझाते हुए कहता है, क्या हुआ, तू ऐसे गुस्से में क्यों देख रहा है मुझे, देख मेरा कोई गलती नहीं था, ये लड़की खुद मुझे सेड्यूस कर रही थी, सच कह रहा हूँ, अभी पता नहीं क्यों ऐसे एक्टिंग कर रही है। चिल ऋषि, मुझे पता है ये लड़की क्या कर सकती है, इसने ही तुझे सेड्यूस किया होगा, इसकी काम ही तो यह है अमीरों को फंसाना। ऋषि की बात सुनकर तनिष्क कहता है। तनिष्क के इतना कहते ही प्राची, जो अभी तनिष्क को देखकर खुश थी और उसे हक कर रो रही थी, वह तनिष्क को छोड़कर उससे दूर हो जाती है और एकटक तनिष्क के चेहरे को देखने लगती है। अभी प्राची के आंखों से आंसू बहना बंद हो गई थी और वह एकदम शांत हो गई थी। थैंक्स यार, आई नो तू हमेशा मुझे समझता है, ठीक है तो तू अभी यहाँ से जा, इस लड़की को मैं संभाल लूंगा, तनिष्क प्राची को देखते हुए कहता है। ऋषि यहाँ से जाना नहीं चाहता था, पर वह अभी कुछ कहता भी नहीं और चुपचाप बहुत से चला जाता है। ऋषि के जाते ही तनिष्क डोर को बंद कर देता है और गुस्से में प्राची को देखता है। प्राची जो बिल्कुल शांत हो गई थी, तनिष्क के ऐसे देखने से वह अंदर तक सिहर जाती है। तनिष्क प्राची के पास जाने लगता है, जिसे देख प्राची को होश आती है और वह अपने हाथ आगे करके तनिष्क को रोकते हुए, तनिष्क जी आपके दोस्त झूठ कह रहे हैं, मैंने उनको सेड्यूस नहीं किया, वह मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे।
प्राची इतना कह रही थी तभी वह पीछे किसी चीज से टकरा जाती है और गिरने ही वाली थी, पर तनिष्क उसे कमर से पकड़ लेता है और अपने पास खींचता है। तनिष्क के ऐसा करते ही प्राची की आंखों के सामने अंधेरा छा जाती है और वह बेहोश होकर तनिष्क के बाहों में गिर जाती है। तनिष्क गुस्से में प्राची के चेहरे को देखता है और फिर उसकी नज़र प्राची के नेक पर जाता है जहां पर हिक्की का निशान था जो ऋषि ने दिया था, और फिर तनिष्क का नज़र प्राची की कमर पर जाता है और उसे याद आता है ऋषि ने प्राची की कमर को पकड़ा हुआ था। तनिष्क गुस्से में बेहोश प्राची को अपने गोद में लेकर वॉशरूम में चला जाता है। सुबह का वक्त, सिंघानिया मेंशन में आज बहुत चहल पहल थी, पर साथ में टेंशन का माहौल भी बना हुआ था। सभी के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रहा था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है प्राची कहाँ है। रात जाके सुबह हो गया, प्राची कहाँ है? अभी तक नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, उसकी फ़ोन नहीं लग रही है। मिश्का टेंशन में अपने रूम में घूमते हुए कहती है। तभी उसके रूम में टीना आती है। टीना को देख मिश्का जल्दी से उसके पास जाते, कुछ पता चला प्राची कहाँ है? या फिर तुमने बात किया अंकल आंटी से, उन्होंने क्या कहा? टीना उदास होकर, कोई फ़ायदा नहीं, मैंने कल ही बात किया था मम्मी पापा से। पापा तो यह शादी नहीं करना चाहते हैं, पता नहीं मम्मी जीत क्यों कह रहे हैं। उनको पता है दीदी की लाइफ बर्बाद हो जाएगी इस शादी से, फिर भी यह शादी कराना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। तो अब हमें कोई और रास्ता देखना होगा और मेरे पास एक अच्छा प्लान है जिससे यह शादी रुक जाएगा, शौर्य अंदर आते हुए कहता है। मिश्का और टीना शौर्य को देखता है तो उन दोनों का नज़र शौर्य की राइट हैंड पर जाता है जहां पर बैंडेज था। आपके हाथ में क्या हुआ है? कल तो ठीक थी, टीना ने पूछा। पता नहीं कैसे रात को मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे हाथ को जला रहा हूं, पर पता नहीं हाथ जलाने के बाद भी मुझे होश नहीं आया। मैं सब समझ पा रहा था पर उठ नहीं पा रहा था, तो मुझे लगा यह मेरा सपना है, पर सुबह जब उठा तो सच में मेरा हाथ जला हुआ था। शौर्य ने अंदर आकर उन दोनों को देख कहा, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि इस घर में कोई भूत है और उसने ही आपके हाथ को जला दिया? टीना ने थोड़ा डरते हुए कहा। ऐसे स्टूपिड बातें करना बंद करो टीना, हमें ये पता करना है सबसे पहले कि प्राची अभी तक घर क्यों नहीं आई। वह कहाँ है? कल पार्टी में गई, उसके बाद आई ही नहीं। आज संगीत है, मेहंदी है, पर वह कहाँ है? एक तरह से तो अच्छा ही है ना, वह नहीं आएगी तो संगीत मेहंदी नहीं होगा। शौर्य ने बेड पर बैठते हुए कहा। अच्छा तो है, पर वह है कहाँ? मम्मी पापा सीक्रेटली पुलिस को इन्फॉर्म करके उसे ढूंढ रहे हैं, पर किसी को अभी तक कोई पता नहीं मिला उसकी। ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि तनिष्क भैया तो कल रात को ही आ गए थे। सुबह मैंने उनको देखा, तो अगर तनिष्क भैया आ गए हैं तो प्राची कहाँ है? कोई उनसे क्यों नहीं पूछता? क्या तनिष्क भैया आ गए हैं? मिश्का ने हैरान होते हुए पूछा। और नहीं तो क्या, मैंने उनको सुबह ही देखा, अपने बालकनी में खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। अगर तनिष्क जी आ गए तो दीदी कहाँ है? हम में से किसी को भी पता ही नहीं है कि तनिष्क जी आ गए हैं घर में। हम सभी को तो यही लग रहा है कि वह दोनों एक साथ हैं। अंकल आंटी को बताना होगा, तनिष्क जी को पूछते ही पता चल जाएगा दी कहाँ है। इतना कहकर टीना दौड़ते हुए रूम से बाहर निकल जाती है और उसके पीछे पीछे मिश्का और शौर्य अभी रूम से बाहर निकल जाता है। तनिष्क जो अपने रूम में आराम से बैठा था और लैपटॉप में कुछ देख रहा था, तभी उसके रूम में रुक्मणी जी और आलोक जी आते हैं। तनिष्क प्राची कहाँ है? आलोक जी गुस्से में पूछते हैं। डैड मैं सुन सकता हूँ, इतने जोर से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तनिष्क आलोक ने जो पूछा वो कहो, कहाँ है प्राची? कल तुम दोनों एक साथ पार्टी में गए थे ना, फिर तुम अकेले आए हो तो वह कहाँ है? मॉम मैं उसके साथ पार्टी में नहीं गया था, मैंने तो उसे बाहर ही छोड़ दिया था और उसे कहा था कि तुम घर चले जाओ। मैं तो शनाया के साथ गया था और फिर मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है, मुझे लगा वह घर आ गई। तनिष्क ने बेफिक्री से लैपटॉप बंद करके खड़े होकर उनको देखते हुए कहा। तनिष्क की बात सुनकर आलोक जी गुस्से में, अगर तुम्हें प्राची को पार्टी में न ले जाकर किसी और के साथ जाना था तो तुम उसे लेकर गई ही क्यों थे? आप दोनों गलत हैं, मैं उसे लेकर नहीं गया था। आप दोनों जबरदस्ती मुझे उसे ले जाने पर मजबूर कर दिए थे, इसमें गलती आप दोनों का है और अब मुझे नहीं पता वह कहाँ है। तनिष्क को ऐसे बातें करते देख रुक्मणी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा तनिष्क ऐसा होगा, जिसे एक लड़की जिससे उसकी शादी होने वाली है वह पूरी रात भर घर नहीं आ रही है। सुबह के इतने टाइम हो गया, अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मॉम प्लीज़ आप रोना बंद कीजिए, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, बट आपको खुद भी पता है ना तो यह शादी में मेरा कोई इंटरेस्ट हो ना उस लड़की में, तो मैं क्यों उसे लेकर सोचूं। तनिष्क की बात सुनकर आलोक जी और रुक्मणी जी के पास कोई शब्द नहीं थे। वह दोनों मायूस होकर तनिष्क के रूम से बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद तनिष्क फिर से लैपटॉप को ओपन करके लैपटॉप स्क्रीन पर देखने लगता है जहां पर उसी होटल रूम का सीसीटीवी फुटेज था जहां पर रात को ऋषि प्राची के साथ जबरदस्ती कर रहा था। एपिसोड 19, मैं शादी करूंगी तनिष्क जी, चाहे आप मुझे अपना सारा प्रॉपर्टी क्यों ना दे दे। अब आगे होटल में
प्राची की नींद खुलती है तो वह बेड पर अकेली थी। वह अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखती है तो पहले उसे कुछ याद नहीं आती, पर धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आ जाती है कि कैसे और कल रात क्या क्या हुआ, जिसे याद करके उसकी आंखें एक बार फिर से आंसू बहने लग जाती है। प्राची उठने की कोशिश करती है पर तभी उसे अपने गर्दन से लेकर पीठ कमर पूरे बॉडी में दर्द महसूस होती है और वह फिर से बेड पर लेट जाती है। प्राची को समझ नहीं आ रही थी ऐसे उसे दर्द क्यों हो रही है, क्योंकि कल जब वह बेहोश हो गई थी उसके बाद का उसे कुछ याद नहीं थी। बस हल्का हल्का ये याद थी कि कोई उसके पीठ, गर्दन और कमर को बेतहाशा रगड़ रहा था, जिससे उसे बहुत दर्द हो रही थी। प्राची किसी तरह बेड से उठ बैठती है और पीछे टेक लगा कर बैठ जाती है। फिर खुद को देखती है तो उसके बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके ऊपर सिर्फ एक ब्लैंकेट ओढ़े हुए थे। प्राची चारों ओर देखती है तो साइड में ही उसे एक ड्रेस दिखाई देती है जो एक ब्लैक कलर की फुल स्लीव लॉन्ग ड्रेस थी और साथ में एक सिंपल सी किटन हिल भी थी। प्राची किसी तरह बेड से उतरती है और उस ड्रेस के पास जाकर उस ड्रेस को लेकर वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में जाके प्राची खुद को देखती है तो उसके गर्दन से लेकर कमर, पीठ हर जगह पर बुरी तरह से लाल हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके स्किन को ही निकालना चाह रहा था। प्राची चुपचाप वह फुल स्लीव ड्रेस पहन लेती है और बाहर आकर हिल पहन के चारों तरफ अपने फ़ोन को ढूंढने लगती है तो उसे साइड टेबल पर अपनी फ़ोन मिल जाती है। फिर बस सीधा उस होटल से बाहर निकल जाती है और एक टैक्सी में बेट मेंशन की ओर चली जाती है। वही मिशन में एक कमरे में महेश जी और राधिका जी बैठे थे। उन दोनों के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रहे थे और दोनों ही कमरे में इधर उधर घूम रहे थे। ये लड़की कहाँ है, पूरी रात क्यों नहीं आई, रात भर न जाने कहाँ रंगरेलियां मना रही है। बदतमीज लड़की, राधिका जी गुस्से में बार बार आते हैं। राधिका, बच्ची पूरी रात चर नहीं आई, सभी उसे ढूंढ रहे हैं और तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। महेश जी राधिका जी को देख गुस्से में कहते हैं, आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं, तो मैं क्या कहूँ, घर नहीं आए हैं तो कहाँ है वह। राधिका जी ने आंखें दिखाकर कहा, वह कोई मुसीबत में पड़ी होगी, रात का वक्त है और वह भी मुंबई किस हालत में है मेरी बच्ची, और तुम कभी उसके असली माँ हो ही नहीं पाओगे। महेश जी गुस्से में कहकर रूम से निकल जाते हैं। कभी उसकी रियल मदर हो ही नहीं पाओगे। अगर उसकी रियल मदर ना हो पाती ना तो अब तक उसे पता चल चुका होता कि मैं उसके सटेप मदर हूँ। अब तक तो सही है, पता नहीं चलने दिया मैं, फिर भी कहता है रियल मदर बन नहीं पाओगे। महेश जी को जाते देख राधिका जी पीछे से कहते हैं, पर महेश जी उनके बातों को इग्नोर करके बाहर चले जाते हैं। इस लड़की की इस कांड के बाद में शादी ना हुआ तो अगर यह शादी रुक जाए ना तब तो कांड हो जानी है। किसी भी हाल में ये सारी होना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राधिका जी कुछ सोचते हुए उसे कहते हैं। हॉल में भी सभी टेंशन में थे और इंस्पेक्टर भी आया हुआ था जिनसे आलोक जी और रुक्मणी जी बातें कर रहे थे। पास में ही शौर्य, मिश्का और टीना खड़ी थी, वह लोग भी टेंशन में बड़ों की बातें सुन रही थी। महेश जी ऊपर से चलते हुए आते हैं। महेश जी को देख सभी उनको देखने लगते हैं। तभी मेन डोर से भी किसी के आने की आहट सुनाई देती है। सभी एक साथ डोर की तरफ देखते हैं जहां पर प्राची थी। प्राची को देख महेश जी, टीना, शौर्य और मिश्का भागते हुए उसके पास जाते हैं। महेश जी अपने बच्ची को गले लगाकर उसके सिर को सहलाते हुए, कहाँ थी पूरी रात तू ठीक तो है ना, और तेरा फोन ऑफ क्यों था, टेंशन होती है ना हमें, ऐसा कोई करता है भला। पापा मैं ठीक हूँ, प्राची भी अपने पापा को हक करके कहती है। पर प्राची तू रात भर से कहाँ और तेरी ड्रेस चेंज कैसे हो गए, तूने तो शायद कोई और ड्रेस पहनी थी है ना। शौर्य प्राची को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछता है। प्राची और महेश जी एक दूसरे से अलग होते हैं तो टीना प्राची को हक कर लेती है। आप रात भर कहाँ थे, पता है हम सबको कितना टेंशन हुआ। मैं प्राची को समझ नहीं आ रही थी वह अब क्या कहें। तभी उसके पास पुलिस इंस्पेक्टर आता है और प्राची को देखते हुए, मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया, प्राची बेटी तो आ गई, तो अब मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर की बात सुनकर आलोक जी और रुक्मणी जी अपना सिर हाँ में हिलाते हैं। अरे इंस्पेक्टर प्राची को एक स्माइल पास करके वहां से चला जाता है। रुक्मणी जी और आलोक जी एक नज़र प्राची को देखते हैं और रुक्मणी जी कहते हैं, प्राची बेटा तुम पहले कमरे में जाओ, रेस्ट कर लो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भेजता हूँ, तुम रूम में जाओ। अभी तुम कहाँ थी वह सब बाद में बताना, पहले रेस्ट करो, और यह संगीत मेहंदी सब कुछ बंद। रुक्मणी जी की बात सुनकर कोई कुछ नहीं कहता और प्राची भी वहां से सीधा अपने रूम में चली जाती है। सभी प्राची को जाते हुए देखने लगते हैं। तभी रुक्मणी जी की नज़र ऊपर तनिष्क पर जाता है जो ऊपर से सब कुछ देख रहा था। तनिष्क को देख रुक्मणी जी नीचे सबको देखते हुए कहते हैं, अब यह शादी परसों नहीं होगी। रुक्मणी जी के बात सुनकर आलोक जी को कुछ समझ नहीं आता, पर बाकी सब अंदर ही अंदर खुश हो जाते हैं पर बाहर नहीं दिखाते। परसों यह शादी नहीं होगी मतलब शादी कैंसिल, आलोक जी कंफ्यूज होकर कहते हैं। नहीं जी शादी कैंसिल नहीं होगी, अब यह शादी कल ही होगी, सभी को इन्फॉर्म कर दीजिए, कल है शादी।
रुक्मणी जी की बात सुनकर टीना, शौर्य और मिश्रा के चेहरे पर टेंशन साफ झलकने लगता है और वह तीनों एक दूसरे को देखते हैं। वहीं ऊपर तनिष्क जो अपनी मॉम की बात सुनता है तो वह गुस्से में वहां से चला जाता है। प्राची अपने रूम में जाती है और अपने ड्रेस को हल्के से सरका कर के अपने गर्दन और पीठ को देखने लगती है जो पूरी तरह से लाल होकर रखी थी। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? प्राची खुद से ही सवाल करती है। प्राची इतना कहती है तभी उसके रूम का डोर ओपन होता है और जब प्राची उस तरफ देखती है तो वहां पर राधिका जी थी जो घूर के उसे देख रही थी। राधिका जी को देखते ही प्राची जल्दी से अपनी ड्रेस को ठीक कर लेती है पर राधिका जी ने उसके बॉडी में लाल निशान देख लिए थे। राधिका जी गुस्से में प्राची के पास आते हैं और उसके बाजू पकड़ प्राची को घूरते हुए दांत पीसकर कहते हैं, कल पूरी रात कहाँ थी? किसके साथ रंगरेलियां मनाकर आई है? बड़ा कहती है तनिक जी से प्यार करती हूँ, वह तो कल रात को ही घर आ गया तो तू कहाँ थी? अच्छे से सुन, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे तू मर ही क्यों ना जाए, तुझे ये शादी करनी ही होगी। अगर यह शादी टूटी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तेरे लिए। अपनी माँ की बात सुनकर प्राची अपनी नज़र नीचे कर लेती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अचानक उसकी माँ जो उसे इतना प्यार करती थी उनको हो क्या गई है, वह ऐसे उसको फोर्स क्यों कर रही है इस शादी को लेकर। प्राची के आंखों में आंसू आ गई थी। मम्मा आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं मुझसे? मैंने क्या किया है? कल रात तो तू क्या? कल रात में प्राची रोते हुए इतना कह रही थी तभी पीछे से एक आवाज आती है, प्राची बेटा तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? इस आवाज को सुन प्राची और राधिका जी जब डोर की तरफ देखते हैं तो रुक्मणी जी थे और उनके हाथ में खाने की ट्रे थी। रुक्मणी जी अंदर आते हैं और टेबल पर खाने के ट्रे को रख के प्राची के पास आकर उसके सिर को सहलाते हुए, रेस्ट करने को कहा ना तो तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो? रुक्मणी जी ने प्यार से कहा। रुक्मणी जी की बात सुनकर प्राची हल्का सा मुस्कुराकर, मैं ठीक हूँ आंटी। अब मुझे आंटी नहीं मॉम कहना क्योंकि कल तुम हमारे घर के बहू बनने वाली हो, रुक्मणी जी ने मुस्कुरा कर कहा। रुक्मणी जी की बात सुनकर प्राची को कुछ समझ नहीं आती, साथ में राधिका जी को भी। राधिका जी पूछते हैं, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं यही कह रही हूँ कि अब शादी कल होगी, रुक्मणी जी ने मुस्कुराकर राधिका जी को देखते हुए कहा। रुक्मणी जी की बात सुनकर राधिका जी के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई और वह वहां से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद रुक्मणी जी प्राची को ले जाकर सोफे पर बिठा देते हैं और खुद भी उसके पास बैठ के प्राची को देखते हुए, मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगी कि कल रात तुम कहाँ थे? पूरी रात तुम घर क्यों नहीं आए? सुबह इतने लेट क्यों आए? कुछ नहीं पूछूंगी क्योंकि मुझे पता है मैंने जिस लड़की को अपने तनिष्क के लिए चुना है वो कभी गलत नहीं हो सकती और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा बेटा क्या क्या कर सकता है। रुक्मणी जी की बात सुनकर प्राची की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो रुक्मणी जिसकी आंखों से आंसू पहुंचकर कहते हैं, सॉरी बेटा मुझे पता है तुम्हें क्या क्या सहना पड़ रहा है, पर तुम्हें तो पता है ना मैं मजबूर हूँ अब अगर तुम्हें शादी नहीं करोगे। मैं यह शादी करूंगी आंटी जी, आप चिंता मत करना, कुछ भी हो जाए मैं यह शादी करूंगी। प्राची की बात सुनकर रुक्मणी जी की आंखें नम हो जाते हैं और वह प्राची के सिर को सिलाकर वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद प्राची एक नज़र खाने को देखती है और फिर खाने को वैसे ही छोड़कर चुपचाप बेड पर जाकर लेट जाती है और एक टक खिड़की से बाहर देखने लगती है। प्राची चुपचाप बाहर देख रही थी तभी उसकी रूम का डोर फिर से खुलता है पर प्राची उस तरफ नहीं देखती क्योंकि उसे लगती है शायद उसके मम्मी पापा या टिया, शौर्य, मिश्रा आए होंगे। प्राची एकटक बाहर की ओर देख ही रही थी तभी कोई उसे हाथ से पकड़ खींच के बेड से नीचे उतरता है। ऐसा होते ही प्राची चौंक जाती है और अपने सामने देखती है तो एकदम से डर से कांप जाती है और उसकी नज़र नीचे झुक जाती है। उसके सामने तनिष्क गुस्से में आग बबूला होकर खड़ा था। तनिष्क प्राची के दोनों बाजुओं को कस के पकड़ उसे अपने और खींचकर गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, मैं तुम जैसे करेक्टलेस लड़की से शादी नहीं करूंगा, समझे? तुम कितना पैसा चाहिए तुम्हें? पैसों के लिए सब कर रहे हो ना, जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, तुम बस उन पैसों को लेकर यहाँ से दूर चली जाओ। तनिष्क की हर एक एक बातें प्राची के दिल में किसी खंजर की तरह बार कर रही थी। वह तनिष्क को देखती है जो गुस्से में उसे ही देख रहा था। मैं शादी करूंगी तनिष्क जी, चाहे आप मुझे अपना सारा प्रॉपर्टी क्यों ना दे और मैं कैरेक्टरलेस लड़की नहीं हूं मैं। प्राची की बात सुनकर तनिष्क प्राची को छोड़ देता है और प्राची को देख हंसने लगता है जैसे वह प्राची का मजाक उड़ा रहा हो। ये बात तुम कह रहे हो जिसने जब मैं नशे में था तो मेरे रूम में जाकर मेरे साथ इंटीमेट हुई और कल रात मेरे फ्रेंड को भी सेड्यूस कर रही थी। मैंने आपको कहा ना आपका फ्रेंड झूठ कह रहा है, मैंने उनको सेड्यूस नहीं किया, वह मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे और उस रात मैं आपके रूम में गई थी पर मैं आपके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती थी। मैंने आपको पहले रोकी थी पर आपने मुझे फोर्स करके मेरे साथ इंटीमेट हुए थे, पर फिर भी मान लेती हूँ गलती मेरी है, पर फिर उसके बाद जब आप मेरे ही रूम में आकर मेरे साथ इंटीमेट हुए थे उसका क्या?
आपके भी तो गर्लफ्रेंड है ना, तो एक गर्लफ्रेंड के होते हुए एक दूसरी लड़की के साथ होशो हवास में जब आप इंटीमेट हुए थे उसका क्या? सारी गलती क्या लड़कियों की होती है? आप लोग लड़के हैं, बड़े लोग हैं, इसलिए आपके कोई कुछ नहीं कहेगा, आपकी कोई गलती नहीं है। प्राची जो तनिष्क से बहुत ज्यादा डर रही थी, पर अपने कैरेक्टर पर सवाल उठने पर वह हिम्मत करके अपने डर को पीछे रखकर यह सब कह देती है। पर कहने के बाद जब प्राची तनिष्क के चेहरे को देखती है तो डर से कांप जाती है, उसके पैर थरथराने लगती हैं क्योंकि तनिष्क का चेहरा गुस्से से लाल हो रखा था और वह प्राची के ओर ही बढ़ रहा था। तनिष्क को गुस्से में अपने और बढ़ते देख प्राची अपनी सिर झुका लेती है और पीछे की ओर जाने लगती है। एपिसोड 20। अब आगे। पीछे जाते जाते प्राची पीछे की वॉलों से लग गई थी और तनिष्क बिल्कुल उसके पास आ गया था और उसे ही गुस्से में घूरते हुए प्राची के ओर करीब जा रहा था। तनिष्क प्राची के बिल्कुल करीब आ गया था और वह कुछ करता उससे पहले रूम के बाहर से आवाज आता है, प्राची क्या मैं अंदर आ जाऊं? यह आवाज मिश्का की थी। मिश्का की आवाज सुनते ही प्राची सिर ऊपर करके तनिष्क को देखती है जो अब तक उससे दूर जा चुका था। तनिष्क चलते हुए डोर के साइड में छुप जाता है जिससे प्राची समझ जाती है और वह मिश्का को अंदर आने को कहती है। मिश्का के अंदर आते ही पीछे से तनिष्क रूम से बाहर चला जाता है। तनिष्क के बाहर जाते ही प्राची एक गहरी सांस छोड़ती है। मिश्का जिसने अभी अपने चेहरे को नीचे झुकाई हुई थी वही ये सब कुछ भी नहीं देख पाती। मुझे माफ कर देना प्राची, मुझे अब एहसास हो रही है मैंने कितनी बड़ी गलती की है और प्लीज़ तू इस शादी को मत कर, चाहे तू मुझसे अपना फ्रेंडशिप तोड़ भी दे जो तूने तोड़ दिया है, पर प्लीज़। और प्लीज़ तुझे किसने कहा मैंने अपनी फ्रेंडशिप तोड़ दी है? आंखें छोटी करके प्राची पूछती है। प्राची की बात सुनकर मिश्का अपने चेहरे को ऊपर करके प्राची को देखती है। प्राची के चेहरे को देखकर पता चल रही थी वह कुछ देर पहले तक भी रो रही थी, जिस वजह से उसकी चेहरा बिल्कुल लाल हो गई थी और उसकी आंखें भी सूजी हुई थी। पर मिश्का प्राची को इस बारे में कुछ नहीं कहती। मतलब क्या है तेरी बातों का? तू नहीं तो कहाँ के इडियट। तभी मैं गुस्से में थी और मैं गुस्से में अगर यह कहूंगी कि तू मर जा तो क्या तू मर जाएगी पागल? इतना कहते हुए प्राची मिश्का के सिर पर चपत लगाती है। प्राची के ऐसा करते ही मिश्का की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो प्राची को कस के गले लगा लेती है और कहती है, तुझे पता है मैं तो टूट गई थी, यह सोच करके मेरी एक गलती की वजह से मैंने तुझे खो दिया। हमारी फ्रेंडशिप पत्तों की नहीं बनी है जो एक हल्की से हवा से ही टूट जाएगी। हमारी फ्रेंडशिप किसी पत्थर के महल से भी ज्यादा स्ट्रांग है जो हजारों हमलों से भी ना टूटे। प्राची ने भी मिश्का को गले लगा कर कहा। वह दोनों एक दूसरे को हक करके खड़े ही थे कि इतने में ही टीना उस रूम में आ जाती है और उन दोनों को ऐसे एक दूसरे को गले लगाए देख वह भी मुस्कुराते हुए उन दोनों के पास जाकर उन दोनों को गले लगा लेती है। जब उन दोनों को टीना के टच का एहसास होती है तो वह दोनों एक दूसरे से अलग होकर टीना को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं। कुछ देर एक दूसरे को हक करके रहने के बाद प्राची कहती है, आज रात ना तुम दोनों मेरे साथ ही रुक जाना, हम तीनों बहुत मस्ती करेंगे रात को। प्राची को ऐसे मुस्कुराकर बातें करते देख मिश्का और टीना को बहुत ही अच्छा लग रहा था। उनके दिल में एक सुकून सा बस रही थी, पर उनको ये भी पता थी प्राची बस ऊपर ऊपर ही इतनी खुश दिखा रही है, अंदर से वह बहुत ज्यादा टूट चुकी है, दुखी है। दी प्लीज आप क्यों ऐसा कर रहे हैं अपने साथ? ऐसा भी क्या हो गया? आप ये जानते हुए भी कि तनिष्क जी आपसे प्यार नहीं करते, आप उनसे शादी करना चाहते हैं, क्यों? टीना की बातें सुनकर प्राची उन दोनों से नजरें चुरा कर वहां से वॉशरूम की ओर चली जाती है। प्राची के जाने के बाद मिश्का कहती है, प्राची पिछले 15 सालों से भैया से प्यार करती है, पर भैया नहीं, ये बहब समझ क्यों नहीं रही है? पहले तो शादी तो ना चाहती थी पर अब शादी करना चाहती है। पर हम यह शादी नहीं होने देंगे, टीना मिश्का को देखते हुए कहती है। हाँ, हम यह शादी कभी नहीं होने देंगे और हमारे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ कल का टाइम में, और कल प्राची के मंडप में जाने से पहले ही हमें हमारे प्लान के मुताबिक काम करना होगा। मिश्का की बात सुनकर टीना अपनी सिर हाँ हिलाती है। तभी वॉशरूम का डोर ओपन होती है और प्राची बाहर आती है। प्राची ने इस वक्त फुल स्लीव टॉप और प्लाजो पहनी हुई थी। प्राची को देख टीना मुंह बनाकर कहती है, इतनी गर्मी में यह क्या पहना है आपने? गर्मी बाहर है, अंदर नहीं, प्राची बैठ के और जाते हुए कहती है। हाँ, पर टीना और कुछ कहती थी पर मिश्का उसे रोक देती है और फिर दोनों जाकर प्राची के पास बैठ जाते हैं। तनिष्क अपने रूम में था और वो किसी को लगातार कॉल पर ट्राई किए जा रहा था, पर उधर से कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, जिससे तनिष्क जो पहले से गुस्से में था वो गुस्से में अपने फ़ोन को पटकने ही वाला था, पर तभी उसके फ़ोन में उसी नंबर से कॉल आता है। तनिष्क जल्दी से कॉल को रिसीव करते गुस्से में कहता है, अगर तुम्हें जीना नहीं है तो तुम मुझे सीधे सीधे बता सकते हो, ऐसे मुझे गुस्सा दिलाकर अपने लिए इतने बुरे मौत ना मांगते तो भी चलता। तनिष्क की बात सुन उधर से एक आदमी की डरी हुई आवाज़ सुनाई देती है, सर सॉरी बॉस, वह मैं वॉशरूम में था, इस वजह से आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाया। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ लास्ट बार आप मुझे माफ़ कर दीजिए।
ये सब छोड़ो, मैंने जो काम कहा वह किया, तुमने कहा है वह? तनिष्क के पूछने पर उसका असिस्टेंट, जो इस वक्त अपने पूरे बॉडी पर साबुन लगाए हुए भीगे हुए ही वॉशरूम से बाहर आ गया था और वह बिल्कुल नेकेड था, वह कहता है, हाँ हाँ आपका काम हो गया है और वह आपने जहाँ कहा था वही है, आप चाहे तो एक बार चेक कर सकते हैं। और उसका खातिरदारी कैसा हो रहा है? खातिरदारी आपने जैसा कहा था वैसा ही। याद रखना, उसके खातिरदारी में कमी नहीं आना चाहिए, अगर उसके खातिरदारी में थोड़ा भी कमी आया ना तो मैं खुद तुम्हारा खातिरदारी करूंगा। तनिष्क की बात सुनकर उसका असिस्टेंट डर से कांपने लगता है और जल्दी से कहता है, नहीं नहीं बॉस, हम उसका खातिरदारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और मैं अभी जा रहा हूं और मैं खुद उसका खातिरदारी करूंगा। याद रहे वह मारना नहीं चाहिए, वह मरा तो तुम लोग जान से जाओगे। इतना कहकर तनिष्क कॉल कट कर देता है और बालकनी में जाकर आसमान में चांद को देखने लगता है। वही तनिष्क का असिस्टेंट अंकित कॉल काट होते ही एक गहरी सांस छोड़ती है और कहती है, बॉस सच में हार्टलेस है, नहीं तो कोई अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। इतना कहते ही अंकित के आंखों में साबुन चला जाता है, जिससे वह भागते हुए वॉशरूम में चला जाता है। तनिष्क आसमान में चांद को देख ही रहा था, तभी डोर को ओपन करके कोई अंदर आ जाता है। शौर्य, तुझे मैंने कितनी बार कहा है मेरे रूम में ऐसे बिना नॉक किए मत आया कर। तनिष्क ने वैसे ही सामने चांद को देखते हुए सर्द आवाज में कहा, भैया आप ऐसा कैसे कर सकते हैं अपने छोटे भाई के साथ? आप कोई अनजान थोड़ी है जो मैं नॉक करके आऊंगा। इतना कहते हुए शौर्य तनिष्क के पास चला जाता है और तनिष्क को देखते हुए, भैया पहले आप ये बताए, कल रात आप मेरे रूम में गए थे? हाँ गया था। तनिष्क वैसे ही ऊपर चांद को देखते हुए बिना भाव की सर्द आवाज में कहा, मतलब आपने ही मेरा हाथ चलाया है? शौर्य ने हैरान होकर पूछा। हाँ, तनिष्क ने शौर्य को देखते हुए कहा। तनिष्क की बात सुनकर शौर्य और ज्यादा हैरान हो गया और उसकी आंखें इतना बड़ा हो गया जैसे उसकी आंखें अभी बाहर को आ जाएगा। क्यों भैया, मैंने क्या कर दिया? आपने अपने छोटे भाई का हाथ जला दिया, आप इतना ज्यादा निर्दयी कैसे हो सकते हैं? और वह भी तब जब आपके छोटे भाई सो रहे थे। मुझे मम्मी को बताना होगा, उनका बेटा सच में देवल बन गया है, उनके बेटे के अंदर दिल मर गया है। शौर्य ये सब नौटंकी करते हुए कह रहा था और तनिष्क उसके नौटंकी को इग्नोर करके उसे नजरें हटा के सामने देखते हुए कहता है, तुझे पता है मेरे चीज़ों को कोई छुए ही है, मुझे पसंद नहीं है और जो भी मेरे चीज़ों को छुएगा उसे उसका कीमत चुकाना पड़ेगा, तुझे भी परा सिंपल। शौर्य कुछ सोचते हुए, पर भैया मैंने आपके कौन सी चीज़ को छुआ? कल तो मैं आपके रूम में भी नहीं आया था और ना मैं आपके ऑफिस में गया था जो आपके कोई कीमती चीज़ टच करूंगा। शौर्य की बात सुनकर तनिष्क कुछ नहीं कहता, बस उसे इग्नोर करके सामने देखने लगता है, जिसे देख शौर्य अपना मुंह बना लेता है। अगले दिन सुबह का वक्त, प्राची सोकर उठती है तो उसे अपने आसपास टीना और मिश्का नहीं दिखती, जिससे वह थोड़ी हैरान तो होती है पर वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उठकर बेड पर बैठ जाती है और जैसे ही सामने देखती है तो उसे वहां पर एक बॉक्स दिखता है। प्राची उस बॉक्स के पास जाती है और उस बॉक्स को ओपन करके देखती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि उस बॉक्स में वही लहंगा थी जिस लहंगे को प्राची ने मॉल में पसंद की थी। ये लहंगा, ये यहाँ कैसे आया? ये लहंगा तो शनाया जी ने पसंद की थी ना। इतना सोचते हुए कृतिका उस लहंगे को अपने हाथ में लेती है, तभी रूम में मिश्का और टीना आ जाती है जो हल्दी के लिए प्राची को तैयार करने ही आई थी। प्राची के हाथ में लहंगा को देखकर टीना खुश होते हुए कहती है, वाओ कितना खूबसूरत लहंगा है और इसमें तो यह शायद डायमंड भी लगी हुई है ना, वाह ये तो बहुत महंगा है और कितना ब्यूटीफुल भी। टीना की बात सुनकर प्राची टीना को देखती है और मिश्का प्राची को देखते हुए, प्राची हमने तो शॉपिंग मॉल से कुछ भी नहीं लाया था, तो ये लहंगा तेरे पास कहाँ से आई? इस लहंगे को मैंने शायद मॉल में देखी थी, तूने कब? यार मैंने इसे नहीं लिया, मुझे ये पसंद आई थी पर ये तो कोई और ले गई थी, तो पर यह मेरे पास कैसे आई? प्राची के इतना कहते ही शौर्य अंदर आते हुए हो कहा, शायद मम्मी ने तेरे लिए खरीद लाया हो, वैसे भी वह तेरे लिए जोड़ा भी ले आई है, सब कुछ वही कर रहे हैं और जब उन्होंने देखा कि हम खाली हाथ आ गए तो शायद उन्होंने ही हल्दी के लिए तेरे पसंदीदा लहंगा लाए हैं। शौर्य की बात सुनकर प्राची खुद से कहती है, पर यह कैसे हो सकती है? ये लहंगा तो इंडिया में बस एक ही है जो शनाया जी ने ले ली थी, तो यह मेरे पास कैसे आई? प्राची उस लहंगे को अपने हाथ में पकड़कर यह सब सोच रही थी, तभी राधिका जी और रुक्मणी जी अंदर आते हैं और उन तीनों को देखते हुए, तुम तीनों अभी तक तैयार नहीं हुए, हल्दी के रिश्मे भी तो है ना, जल्दी तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ। इतना कहकर रुक्मणी जी नीचे चले जाते हैं। रुक्मणी जी के जाते ही राधिका जी प्राची को आंखें दिखाती है जैसे कह रही हो कोई भी चालाकी नहीं, और फिर वह भी वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद शौर्य भी वहां से जाते हुए, ठीक है गर्ल्स तुम तीनों तैयार हो जाओ, मुझे भी तैयार होना है। पहले हम तुझे तैयार कर देते हैं फिर हम तैयार हो जाएंगे।
मिश्का कहती है। फिर कुछ देर बाद प्राची फ्रेश होकर आती है, तीनों ब्रेकफास्ट करती हैं और फिर टीना और मिश्क मिलकर प्राची को तैयार करने लगती है। तनिष्क वॉशरूम से बाहर आता है। इस वक्त बस एक ब्लैक बाथरोब पहना हुआ था और उसके बालों से अभी भी पानी टपक रहा था। वह बहुत सेक्सी लग रहा था। तनिष्क मुड़ के चेंजिंग रूम की ओर जाने लगता है, तभी उसके फ़ोन में किसी का कॉल आता है। तनिष्क चलते हुए टेबल के पास आके अपने फ़ोन को देखता है और कॉल रिसीव करता है। तनिष्क की कॉल रिसीव करते ही उधर से कुछ कहता है, ओके कल का रात के फ्लाइट में मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर तनिष्क कॉल कट कर देता है और फिर वॉशरूम की ओर जाने लगता है। तनिष्क की तुम्हारे लिए है, इसे पहने नीचे आ जाओ, हल्दी की रस्में जल्दी स्टार्ट होगी। मॉम ये क्या है, मैं यह नहीं पहन सकता और शादी होगा, बस शादी करा दीजिए। और मॉम आप अपने प्रोमिस तोड़ रहे हैं। मैं अपनी प्रोमिस नहीं तोड़ रही तुझसे, मैंने जो प्रोमिस किया मैं वह निभाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा तुम्हारा वाइफ कौन है। अब तुम जल्दी इसे पहन के नीचे आ जाओ। इतना कहकर रुक्मिणी जी रूम से बाहर चले जाते हैं और तनिष्क भी उस बॉक्स को लेकर क्लोजेट रूम में चला जाता है।